तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आजकल फैमिली के बहुत सारे मेंबर नाराज भी हैं, कुछ बीच का रास्ता लिए हुए हैं, कुछ और भी चीज़ें। मेरी आप सबसे बस एक गुजारिश, आप नाराज़ होने का भी हक है, हर एक को अपनी राय रखने का भी हक है और हर एक को अपनी राय बताने का भी हक है। बट मेरी कोशिश ये होती है कि जो फैक्ट्स हैं बस सिर्फ आप लोगों के सामने वही रखूँ, बल्कि अपनी राय भी ना दूँ, क्योंकि एक क्राइम जर्नलिस्ट का काम यह फैसला सुनाना काम नहीं होता है। जो चीज़ें हो रही हैं उसको जसकता आपको बताना काम होता है, फैसला देना अदालत का काम होता है। लेकिन फिर भी चूंकि मैंने फैमिली कहा है तो फैमिली के लोगों में मतभेद भी हो सकता है, होनी भी चाहिए, इससे रिश्ते और मजबूत होते हैं। आज कई लोगों के अभी मेल पढ़ रहा था मैं, और एक शाम की पहले जानकारी दे दूं, वो ये है कि सीबीआई को नोटिफिकेशन कल ही जारी हो गया था, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में बताया था सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। और उसके बाद सीबीआई ने बाकायदा आनंद फानंद में एक टीम भी बना दी है, बिहार सरकार के संपर्क में भी। उन्होंने ये भी कहा है कि हम एफआईआर सीबीआई के जो वेबसाइट है उस पर लोड भी कर देंगे। तो कुछ लोगों के सवाल थे कि कल जो मैंने कहा कि अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है तब ये फैसला होगा इस मामले की जांच कौन करेगी। बिहार सरकार ऑलरेडी सीबीआई को सिफारिश करके अब मैदान से बाहर है, तो अब दो ही ऑप्शन बचता है, मुंबई पुलिस या सीबीआई। आज जो एफआईआर की जब खबर आई और सीबीआई ने सारे मामले की जांच कर ली, तो भाई सारे लोगों ने कहा कि कल आप अपनी जो बात आपने कही थी उस पर स्टैंड करेंगे अब भी कि इसका फैसला अदालत में होगा। मैं बिल्कुल कल की जो बात है उसको वापस रिपीट करता हूँ, मैं अब भी वहीं पे कायम हूँ जहाँ कल जो मैंने कहा था। ये एक प्रोसीजर होता है, क्योंकि सेंट्रल को रिकमेंडेशन मिला बिहार सरकार से, उन्होंने मान लिया, उसका एक नोटिफिकेशन जारी है, उन्होंने सीबीआई को दे दिया। सीबीआई का फर्ज है कि सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से जैसे कोई आदेश है उस पर काम करे, और काम करने का पहला तरीका होता है वो अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज करे, और इसके बाद वो टीम बनाए कि कौन सी टीम जांच करेगी, और फिर जांच शुरू होगा। तो ये सारे ऑफिशियल वर्क शुरू हो गए। लेकिन मैं अब भी कह रहा हूँ, सीबीआई जांच करेगी इस मामले की या नहीं, या मुंबई पुलिस ही करेगी, इसका फैसला अगले हफ्ते ही होगा। ये जो सारी कवायद चल रही है ये एक रूटीन वर्क है और ये होता है। ऑफिशियली जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला नहीं आ जाएगा तब तक जांच कौन करेगा ये तय नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में कल जस्टिस रॉय ने बाकायदा ये मेंशन किया था कि तीनों पार्टी, बिहार सरकार, महाराष्ट्र पुलिस और सुशांत के पिता के सिंह की तरफ से, वो लिख कर दे कि रिया चक्रवर्ती के इस पिटीशन पर उनका क्या कहना है, क्या इस केस को बिहार में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। और 3 दिन के बाद ये कोर्ट है जज का कि वो बताएंगे कि इस मामले की जांच कौन करेगा। अब दो चीज़ें यहाँ पे और है, अगर जैसा कि सीबीआई ने टीम बना ली, सारी जांच शुरू हो गई, तो ये बताइए कि फिर रिया चक्रवर्ती के इस केस को ट्रांसफ़र करने का जो कोर्ट में मामला है, 3 स्टेट से जवाब मांगा गया है, बिहार से, महाराष्ट्र से और सुशांत के पिता से। तो अगर ये सीबीआई जांच हो ही गई तो फिर इस केस की अगले हफ्ते की सुनवाई का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो ये फैसला हो गया कि कौन जांच करेगा। तो जो जस्टिस राय ने कहा कि 3 दिन में रिपोर्ट दीजिए उसका हम फैसला सुनाएंगे, तो उस फैसले का मतलब ही नहीं। क्यों? दो चीज़ें हो गई, अगर सीबीआई की जांच हो ही गई तो फिर रिया चक्रवर्ती के उस एप्लीकेशन का तो फैसला भी नहीं हुआ है कि इस केस को कहाँ ट्रांसफर करना है, क्योंकि केस तो सुनवाई उसी पे है। तो मुद्दा तो वही है कि ट्रांसफर करना है, वो कह रही है कि बिहार में और उसको मुंबई कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे ये हो गया कि सीबीआई की जांच हो गई है, तो वो केस फिर क्यों, कहाँ ठहरा हुआ है, और उस केस के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते का वक्त क्यों दिया, जबकि फैसला हो गया कि सीबीआई जांच करेगी, जैसा कि बहुत से लोग कह रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सीबीआई ने जो टीम बनाई, जो एफआईआर दर्ज होगी, ये एक सिस्टम का हिस्सा है, काम ऐसे ही होता है। लेकिन ऑफिशियल सीबीआई इस केस को तभी जांच करेगी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। इसको दूसरी तरीके से एक और लाइन में बताता हूँ कि अभी एफआईआर दर्ज कर ले, सीबीआई टीम बना दी, और सीबीआई की टीम आज ही रात मुंबई पहुंच जाए और जाकर वहां सीधे कहे मुंबई पुलिस से कि ये सारे केस की कागजात, सारे सबूत आप हमें दीजिए, क्योंकि हम जांच कर रहे हैं। मुंबई पुलिस साफ मना कर देगी। क्यों मना करेगी? कहेगी कि अभी हमारा मामला कोर्ट में है और उस कोर्ट में हमसे 3 दिन के लिए जवाब मांगा एफिडेविट, अगले हफ्ते इस पर फैसला आना है। एक बार कोर्ट का फैसला आ जाए, अगर आपके हक में, तो हम आपको सारे सबूत दे देंगे। फिलहाल हम आपको नहीं देंगे क्योंकि अभी जांच हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको समझानी जरूरी थी कि सीबीआई बेशक टीम बना ली, एफआईआर भी दर्ज होगी, लेकिन इसका जो फैसला आखिरी होगा वो अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में होगा कि इस मामले की जांच कौन करेगी। ये टेक्निकल और लीगल चीज़ें। अब आइए दूसरी चीज़ों पर। चूंकि ये मामला लगातार उलझता जा रहा है और कई सारी चीज़ें आ रही हैं, पेज भी अलग अलग आ रहे हैं। एक बहुत सारे आप में लोगों ने मेल लिखा था और उन्होंने ये कहा था कि सर इसके बारे में थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए पिक्चर।
और बहुत सारे लोगों के थे, देश के बाहर से भी। और ये कन्फ्यूज़न कहाँ से शुरू हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हाँ मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया। फिर मैंने उसको डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर तो नहीं, एडीआर, अपने मुंबई के रिपोर्टर मुस्तफ़ा शेख, दिव्यांश, इन लोगों से बात की, पुलिस से बात की, और तब जाकर एक चीज़ सामने आई है। एक तो आपको पता है, एक रिया चक्रवर्ती के कॉल डिटेल्स भी आज सामने आए, वो भी इसी में आगे बताऊंगा। एक कहानी आई थी कि सुशांत को जब दिशा की मौत के बारे में पता चला, उनकी एक सेक्रेटरी के बारे में, तो वो परेशान हो गए और उसके बाद से तनाव में थे। एक कहानी और आई कि सुशांत को जब दिशा की मौत के बारे में पता चला तो रिया और सुशांत में झगड़ा हुआ, और रिया ने धमकी दी सुशांत को कि इस मौत के, दिशा की मौत में तुम्हें हम फंसा देंगे। और चूंकि अखबार में भी नाम आ गया तो एक्स मैनेजर है, तो इस धमकी से भी सुशांत डर गए रिया के कि दिशा की मौत में तुम्हारा नाम आ जाएगा और तुम फंस जाओगे और हम तुम्हें फंसा देंगे। ये हर चैनल पे चला, सोशल मीडिया पे भी है, और बाकायदा एफआईआर में भी एक जगह मेंशन है जो सुशांत के पिता के सिंह जी ने लिखवाया पटना में, कि दिशा की मौत को में भी फंसाने का दबाव था। ये आप सबको पता है। इसी को लेके बहुत सारे सवाल आए, और इसी को आज जब क्लियर किया तो मैं भी खुद थोड़ा सा कंफ्यूज था, वो कंफ्यूजन दूर हो गया। क्या दिशा की मौत को लेकर सुशांत को रिया ने धमकी दी थी कि तुमको इस मौत में फंसा देंगे? ये एक सवाल। दूसरा सवाल, दिशा की मौत के बाद से सुशांत वाकई तनाव में थे, तो क्यों? दूसरे सवाल का जवाब नहीं है, कोशिश जारी है, क्योंकि सिर्फ कहानियां सुनाकर आपको कि उसने ये कहा वो फैक्ट नहीं होगा। पहले सवाल का जवाब है, और वो भी ऑथेंटिक और प्रूफ के साथ। प्रूफ इसलिए कि वो पब्लिक डोमेन में भी, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास भी हैं। क्या दिशा की मौत के बाद सुशांत और रिया में झगड़ा हुआ और दिशा की मौत को ही लेकर रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया था? ये सच है या नहीं है? ये बिल्कुल झूठ है। 4 चीजों से मैं आपको इसको साबित करता हूं। पहली चीज, जो सुशांत के घर में 4 लोग थे, कुक, केशव और बाकी सिद्धार्थ और 2 लोग और, इन चारों के स्टेटमेंट हैं पुलिस को दिए हुए, और 2 के तो कैमरे पे हैं, सारे मीडिया को दिए हुए। इन दोनों ने ये बताया है कि रिया चक्रवर्ती 8 जून की सुबह ही घर से जाने को तैयार हो गई थी, और उन्होंने हाउसकीपर से ये कहा था, नीरज शायद उसका नाम है, कि तुम मेरे सारे जो कपड़े हैं वो 2 बैग में रख दो। ये उसका स्टेटमेंट है। सिद्धार्थ का भी स्टेटमेंट है, मीडिया में बाकायदा बयान में दिया हुआ। उसने कहा कि उसे नहीं मालूम कि उन दोनों के बीच में क्या झगड़ा हुआ, लेकिन 8 जून की दोपहर को रिया घर छोड़कर चली गई, और जाने से पहले उसने ये कहा, रिया ने उससे, कि अगर सुशांत को कोई जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल करना। मतलब सिद्धार्थ को कहा। जो स्टेटमेंट है मुंबई पुलिस के पास, उसमें भी ये है कि रिया चक्रवर्ती 8 जून को घर छोड़कर चली गई दोपहर को। जो सुशांत के पिता के सिंह की एफआईआर है, उसमें भी ये है कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर चली गई। तो ये स्टैब्लिश हो गया कि रिया चक्रवर्ती 8 जून को दोपहर को सुशांत का घर छोड़कर चली गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, 8 जून की दोपहर को चली गई। दिशा, जिसकी मौत को लेकर हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों में झगड़ा हुआ, और उस झगड़े के बाद उसको धमकी दी गई सुशांत को कि इस मौत में फंसा देंगे, तब तक दिशा जिंदा थी। जब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा, दिशा जिंदा थी। दिशा की मौत रिया चक्रवर्ती के घर छोड़ने के करीब 12 से 13 घंटे के बाद हुई है। कैसे? 8 जून की दोपहर को रिया चक्रवर्ती घर छोड़ती है। 8 जून की रात को दिशा के मंगेतर के घर में पार्टी होती है। उसके बाद 8 जून अब धीरे धीरे 12 बजे के बाद 9 जून में तब्दील हो जाता है। 9 जून की रात 1:30 से 3 के बीच में दिशा की मौत होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम, डेट ऑफ डेथ 9 जून है। जो एडीआर है उसमें जो डेट है 9 जून है, मौत की तारीख दिशा की। जो दिशा के माँ बाप की एक कंप्लेंट आई उसमें भी 9 जून है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने जो मौत की तारीख बताई है वो 9 जून है। तो अब यहां पे सवाल ये उठता है कि रिया चक्रवर्ती 8 जून की दोपहर को सुशांत का घर छोड़कर चली गई। 12 घंटे के बाद 9 जून की रात 1:30 से 3 के बीच में दिशा की मौत होती है। तो जब दिशा की मौत ही 12-13 घंटे बाद हुई,
तो फिर रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच में दिशा की मौत को लेकर झगड़ा कैसे हो सकता है, या रिया सुशांत को दिशा की मौत में फंसाने की धमकी कैसे दे सकती है? पहला पॉइंट। तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें अलग हो गई, इसको नहीं जोड़ा जा सकता। अब दूसरा, पॉसिबल है घर छोड़कर रिया चक्रवर्ती चली गई, लेकिन वो फोन पे सुशांत को धमकी दे सकती है कि दिशा मर गई अगले दिन और तुम्हारा नाम आ जाएगा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो ये मुमकिन है। अब यहां पे एक और पेच आ गया, रिया चक्रवर्ती के कॉल डिटेल सामने आ गए, जिसमें जनवरी के भी हैं कॉल डिटेल और आखिरी है जून तक के। रिया चक्रवर्ती का ये कॉल डिटेल बताता है कि 8 जून जिस दिन रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा से लेकर 14 जून जिस दिन सुशांत की मौत हुई, एक कॉल रिया ने सुशांत को नहीं किया, नॉट अ सिंगल कॉल। सुशांत के नंबर से रिया को कॉल नहीं गया, लेकिन जो चीज पता चली वो ये कि जब 14 जून को जब रिया ने घर छोड़ा तो सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया। 8 जून को जब छोड़ा तो सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया। सुशांत ने 1-2 बार ट्राई किया रिया को फोन करने का, नंबर ब्लॉक था, इसलिए वो नंबर एक उसके बाद कट जाता है, मिलता ही नहीं है। लेकिन रिया ने 8 जून से लेकर 14 जून तक एक भी कॉल सुशांत को नहीं किया और सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया। तो अब यहां दो चीजें, रिया के जाने के बाद दिशा की मौत होती है, तो दिशा की मौत को लेकर रिया और सुशांत में झगड़ा हो और उस झगड़े की वजह से रिया जाए, ये बात अब खारिज हो गई। नंबर 2, अगले दिन रिया जाने के बाद और दिशा की मौत हो जाए फिर सुशांत को धमकी देगी, इस मामले में तुम्हें फंसा देंगे, वो बात इसलिए खारिज हो गई क्योंकि जो सुशांत के भी पूरे कॉल डिटेल हैं, 8 से 14 जून के बीच में सुशांत ने जो कॉल किए उनमें से रिया वाले जो नंबर थे वो ब्लॉक थे, इसलिए बात नहीं हुई। और रिया के कॉल डिटेल में एक भी कॉल नहीं है। तो 8 से 14 जून के बीच में जब रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर गई, सुशांत और रिया की एक बार भी बात नहीं हुई और ये बात कॉल डिटेल के रिकॉर्ड में आ गई। तो इसका मतलब है कि दिशा की मौत को लेकर दोनों में झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन दोनों में झगड़ा हुआ इस बात के भी सबूत है। मुद्दा क्या था ये नहीं मालूम, लेकिन दिशा की मौत को लेकर झगड़ा नहीं हुआ। हालांकि वो मुद्दा दिशा की मौत तब भी नहीं हो सकता, इसलिए कि झगड़े के बाद जब रिया गई तब वो 8 जून ही था और दिशा की मौत रात को होती है। तो झगड़ा दिशा की मौत से पहले हुआ, लेकिन वो झगड़े किस बात पे था, क्यों हुआ, ये नहीं मालूम, ये एक राज है। अब ये मुंबई पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन उसमें सामने आ सकती, लेकिन ये तय है कि झगड़ा हुआ था। और अगर झगड़ा ना होता तो ये पहली बार था कि 6 दिन तक, 8 जून से लेकर 14 जून तक रिया चक्रवर्ती ने एक भी कॉल सुशांत को नहीं किया, एक बार भी बात नहीं की। इसका मतलब है झगड़ा बड़ा था। दूसरा, जाते जाते वो सिद्धार्थ को ये कहकर जा रही है कि अगर कोई ज़रूरत हो तो मैं पास में ही हूँ, मुझे बता देना, किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो। इसका मतलब यह है कि सुशांत का नंबर तो ब्लॉक कर दिया, सुशांत को उसने खुद कॉल नहीं किया, लेकिन वो सिद्धार्थ के जरिए टच में थी सुशांत की हालचाल जानने के लिए, और सिद्धार्थ को इसीलिए कहा था कि मुझे कॉल करके देना जब भी ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि झगड़ा हुआ था, लेकिन झगड़ा किस बात पर था, वो ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, ये क्लियर नहीं है। लेकिन ये जो सारे डिटेल हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ADR, कॉल डिटेल्स और मौत की टाइमिंग जो है दिशा की और रिया का घर से जाना, ये सारी चीज़ें एक चीज़ साबित कर देती है कि दिशा की मौत को लेकर इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ था, और दिशा की मौत रिया का घर छोड़ने की वजह भी नहीं थी, बल्कि वजह कुछ और थी। पर वो वजह क्या थी ये नहीं मालूम। खुलासा इसका भी होगा, चाहे CBI के जरिए हो, चाहे मुंबई पुलिस के जरिए हो, लेकिन होगा। अब यहाँ पे एक और इसी कॉल डिटेल से चीज़ आई जो आपने देखी होगी। उसमें यह है कि सुशांत एक बार जनवरी-फरवरी में चंडीगढ़ गए थे, और उस कॉल डिटेल से ये पता चलता है कि उस वक्त जब वो अपनी बहनों के साथ थे तब रिया ने करीब 25 कॉल किए थे 3-4-5 दिनों में, और वो लगातार कॉल कर रही थी। सुशांत के घर वालों का ये कहना है कि उस वक्त चूंकि सुशांत पहली बार उसके चंगुल से बाहर निकलकर अपनी बहनों, अपने रिश्तेदारों के साथ थे, तो रिया को ये बात पसंद नहीं आई, और इसीलिए रिया बार बार फ़ोन करके एक तरह से दबाव बना रही थी कि तुम वापस मेरे पास मुंबई आ जाओ। और आखिर में फिर सुशांत को अचानक वापस भी लौटना पड़ा। और ये कॉल डिटेल भी बताता है कि एक वक्त ऐसा है कि डेली इतने सारे कॉल, और दूसरी तरफ एक वक्त ऐसा भी है कि आप 8 जून से 14 जून तक एक भी कॉल नहीं करते। तो 8 से 14 जून या 8 जून को जो भी हुआ, कुछ बड़ा हुआ था, किस बात पे लड़ाई हुई, मुद्दा क्या था, ये तो नहीं मालूम, लेकिन झगड़ा हुआ था ये तय है। पर हाँ, दिशा की मौत इस झगड़े की वजह नहीं थी। कम से कम ये सारे रिकॉर्ड्स और दिशा की जो मौत का जो वक्त है वो खासतौर पर इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि इसकी वजह से नहीं हुआ था।
तो अब ये सारी चीज़ें जो भी हैं जांच होगी, लेकिन एक चीज़ और है, सीबीआई की जो जांच दी गई थोड़ा अब इसमें वक्त लग जाएगा। जैसे हम लोग को उम्मीद थी कि अभी वैसे ही 55, 56, 58 दिन हो गए, एक इस तरह के मौत में इतना लंबा वक्त जिसमें आपकी कोई रिपोर्ट भी नहीं है। मुंबई पुलिस से यही एक सबसे बड़ी गलती हुई कि मुंबई पुलिस ने शायद इस मामले को एक तो ढीले तरीके से लिया, दूसरा जिस तरीके से उसने सारा फोकस फिल्म इंडस्ट्री के सिर्फ लोगों पे ही कर दिया कि उसका रिश्ता क्या था, नेपोटिज्म था कि नहीं, उसने भी इस केस को बहुत उलझा दिया। कहते हैं मुंबई पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस है, पेशेवर पुलिस है, पर मुझे नहीं मालूम कोई ऐसा दबाव था या कोई और वजह थी या कुछ और सच है जिसकी वजह से इतना वक्त लिया कि 55-58 दिनों के बाद भी इस सवाल का जवाब ही नहीं मिला कि अभी तक मामले में हुआ क्या। और यही वजह है ये केस इतना ज़्यादा उलझ के रह गया और उसके बाद इसका इतना तमाशा बना, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। अब जांच होगी, कौन करेगा ये अगले हफ्ते पता चल जाएगा। तो लेकिन मुंबई पुलिस अगर चाहती तो इस केस को शुरू में सीरियसली लेकर अगर स्पीडी इसकी जांच करती तो शायद हम लोग बैठकर आज और सुशांत की मौत के राज के बारे में बात नहीं कर रहे होते, बल्कि अब तक हमारे सामने सच आ जाता। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि इस केस को इतना उलझा दिया गया है कि मुझे लगता है कि अब चाहे जो भी एजेंसी वो सीबीआई हो या मुंबई पुलिस हो, किसी दिन तो नतीजे पे आएगी और वो खुलासा करेगी। बट इतने दिनों में इतने सारे पेचोखम उतार चढ़ाव जो हुए, मुझे लगता है कि अब जो भी एजेंसी जांच अपनी रिपोर्ट लेकर आएगी सब एक सुर में उस रिपोर्ट को मानेंगे, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। हर एक के जहन में अपने अपने एक राय बन चुकी है इस केस को, क्योंकि लंबा इतना हो गया। हर एक के दिमाग में अलग अलग कहानी बन चुकी है, अलग अलग विलन बन चुके हैं। तो रिपोर्ट उसी हिसाब से आएगी तो उस रिपोर्ट को सभी अपना पाएंगे, मुश्किल लगती है। तो आज इतना ही। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कई ऐसी कहानियां होती हैं जिसपे सामने वाले की सोच पर हैरत भी होती है, हैरानगी भी होती है और लगता है कि ये कहां से ऐसे आइडियाज लोग लेकर आते हैं। कई हाईटेक बड़े बड़े शहरों में फिर भी समझ में आता है कि चलो वो लोग इन चीज़ों के करीब रहते हैं या बहुत कुछ जानते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं। लेकिन दूर दराज गांव में एक पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं, और वो किसी जुर्म को अंजाम देने के लिए जो दिमाग लगाता है, तो कई बार फिर वही सवाल आता है कि ये सब चीज़ें दिमाग में, जहन में आती कहाँ से। छत्तीसगढ़ में एक लड़के की शादी थी और जिस इलाके में ये लड़का रहा करता था, छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला है कबीर धाम। ये पूरा कबीर धाम जो ज़िला है ये नक्सल प्रभावित एरिया है। यहाँ आसपास में नक्सलियों का बहुत ज़्यादा दबदबा है, जोर है, और अक्सर नक्सलियों का और अपनी फोर्सेस के साथ मुठभेड़ भी होता रहता है। तो आए दिन वहाँ खून भी होता है, धमाके भी होते हैं। तो इसी कबीर धाम में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक लड़का था जिसका नाम था हेमेंद्र मेरावी। हेमेंद्र मेरावी के घर वाले उसकी शादी तय करते हैं। रिश्ता तय होता है मध्य प्रदेश के एक गाँव जिसका नाम है अंजना, वहाँ की एक लड़की के साथ। हेमेंद्र ठीक ठाक अपनी नौकरी वोकरी भी करता था। घर वाले बहुत अमीर नहीं, लेकिन ठीक ठाक थे। सभी उनके घर के बच्चे जो है वो अपने नौकरी पेशा से काम करते थे। तो अब बड़े बेटे हेमेंद्र, उस घर का बड़ा बेटा था, उसकी शादी थी। तो घर में बड़े बेटे की शादी में जैसा जश्न धूमधाम होता है, आप समझ सकते हैं, पहली शादी। तो पूरी धूमधाम के साथ घर वालों ने शादी की। 31 मार्च को बारात छत्तीसगढ़ के इस कबीर धाम जिला के एक गाँव से मध्य प्रदेश के अंजना गाँव पहुँचती है। बारातियों का स्वागत होता है, तमाम शादी की रस्में पूरी होती हैं, तमाम तोहफे भी दिए जाते हैं। और शादी के उन तमाम तोहफों के साथ अब हेमेंद्र अगले दिन यानी 1 अप्रैल को बारात के साथ घर लौट आता है। चूँकि सब थके हुए थे बाराती और ये तमाम लोग, तो खैर अगले दिन घर वो आता है। घर आने के बाद अब वहाँ उस गांव में, उस बिरादरी में एक रस्म है कि लड़की बारात के साथ तो जाएगी, लेकिन फिर एक ही रात रुकेगी और एक रात के बाद कुछ दिनों के लिए वापस मायके आएगी। तो हेमेंद्र की पत्नी भी 1 अप्रैल को ये बारात वापस पहुंची, 1 अप्रैल को वहीं रही। 2 अप्रैल को वो अपने मायके चली जाती है, क्योंकि वो रस्म है और हर एक को पता है उनकी बिरादरी में। तो वो 2 अप्रैल को वापस अपने मायके चली जाती है। इसके 3-4 दिन के बाद अब दूल्हे को फिर वापस जाना उसको लेने के लिए, तो वो वापस चली गई। अब तारीख आई 3 अप्रैल की, शादी का तीसरा दिन। दुल्हन अपने मायके जा चुकी है, मेहमान भी सब लौट चुके हैं, अब घर के लोग ही हैं।
तो अब ख्याल आया कि चलो थकान भी दूर हो गई, अब जो शादी में गिफ्ट्स मिले हैं, तोहफे मिले हैं, उनको देखा जाए, खोला जाए। अब दूल्हा, दूल्हे का भाई राजकुमार, उनकी सिस्टर का बेटा मतलब भांजा और कुछ घर के करीबी रिश्तेदार लोग, वो सब घर के अंदर थे। और आमतौर पर जब शादी में मिले तोहफे या किसी भी मौके में मिले तोहफे को खोला जाता है तो घर के तमाम लोग बड़ी चाहत के साथ उन तोहफों को देखते हैं। फिर कई जगह तो ये भी है कि उन तोहफों को देखा जाता है, जो लिफाफे मिलते हैं ये देखा जाता है ताकि कल को उनके घर में ऐसा कोई फंक्शन हो तो जिस हैसियत से उन्होंने दिया आपको भी वो वापस देना पड़ता है। और ये तो बड़े बड़े घरानों में भी होता है कि अगर उन्होंने शादी पे 5100 दिए हैं तो आपको भी ये लौटाना है। तो 3 अप्रैल को शादी के तोहफे खोले जा रहे हैं। तमाम तोहफे देख लिए गए। अचानक एक कार्टून में बड़ा सा तोहफा था। बड़ी जिज्ञासा हुई। दूल्हे हेमेंद्र और उसके भाई राजकुमार ने अब उस कार्टून को खोला। जब बाहर निकाला तो देखा कि अंदर एक सोनी का म्यूजिक सिस्टम है। अब दोनों बड़े खुश। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना महंगा तोहफा भी मिलेगा। अब उन्हें ये लगा कि ये पक्का उनके ससुराल वालों ने दिया है, यानी कि हेमेंद्र की पत्नी के घर वालों ने। तो बड़े चाव से अब उन्होंने म्यूजिक सिस्टम बाहर निकाला और ये हुआ कि अब चलो चेक किया जाए, गाना बजाया जाए। इसके बाद एक शख्स म्यूजिक सिस्टम को प्लग उसको लगाता है सॉकेट में, दूसरा ऑन करता है। जैसे ही म्यूजिक सिस्टम ऑन होता है एक जोर का धमाका होता है। धमाका इतनी तेज कि उस घर की छत उड़ गई, हालांकि मिट्टी की थी, दीवारें ढह गई, आसपास में दूर तक, बहुत दूर तक धमाके की आवाज गई और ऐसा लगा कि बम से हमला हो गया है। अब चूंकि ये वो जिला है कबीरधाम, जो मैंने शुरू में कहा नक्सल प्रभावित एरिया है, तो अक्सर कई बार ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। जब पुलिस से नक्सल और उनके बीच मुठभेड़ होता है तो वो बम भी चलाते हैं। तभी अचानक धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। कुल मिलाकर 8 लोग इस धमाके में जख्मी हो गए जो उस म्यूजिक सिस्टम के आसपास थे या दूसरे कमरे में थे। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो चोटें आई वो दूल्हे हेमेंद्र को और उसके भाई राजकुमार को, कि दोनों म्यूजिक सिस्टम के सबसे करीब थे। इनका भांजा प्लग लगा रहा था तो थोड़ी दूरी पर था, वो तीसरा था जिसे सबसे ज़्यादा चोट आई। फौरन इन तमाम लोगों को पड़ोसियों की मदद से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जख्म गहरा था हेमेंद्र और उसके भाई राजकुमार यानी दूल्हा और उसके भाई का। अस्पताल जाने के थोड़ी देर के बाद दूल्हे की और उसके भाई की मौत हो जाती। भांजा क्रिटिकल था। 5 और लोगों को भी गंभीर चोट लगती है। 6 लोग अभी भी अस्पताल में दाखिल हैं। अब उन्हें निकालकर बड़े अस्पताल में ले जाया गया है। अब इस धमाके की खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब पुलिस पहुंचती है, घर का मंजर देखती है, हालत देखती है, तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं और सीधे पुलिस का यही ख्याल कि नक्सल का मामला है, नक्सल वालों ने यहाँ बमबारी की है। पुलिस ने तमाम लोगों से पूछताछ की, घर का मुआयना किया। अब ये पता करना शुरू किया कि हेमेंद्र के घर वालों का नक्सलियों के साथ क्या दुश्मनी है। इसी लाइन पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। अब पुलिस पूरे मामले को नक्सल की तरफ ले जाकर, और नक्सल के पहले कभी इन्होंने इस घर वालों ने, क्योंकि ये वो इलाका जहाँ पे बहुत सारे लोगों को नक्सलियों ने इसलिए मार डाला क्योंकि उन्हें शक था कि ये मुखबिर हैं, पुलिस को मुखबिरी करते हैं। तो ये था कि इस घर वालों के रिकॉर्ड निकाले गए कि क्या ये लोग कभी पुलिस की मुखबिरी इन्होंने पुलिस को की है। अब पुलिस खुद अपने बारे में पता कर रही है। पता चला कि इन लोगों का इन चीज़ों से कोई दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। बड़े साधारण परिवार, अपने काम काज, नौकरी और घर परिवार, इससे अलावा इनका कोई मतलब नहीं। नक्सलियों से दुश्मनी की कोई वजह सामने आई। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है और कोई सबूत नहीं मिल रहा है। अब इसी दौरान में पुलिस ने तमाम मौके से चीज़ें उठाई। तो अब ये तो एक तो धमाका कैसे हुआ, तो जब पुलिस ने सारी चीज़ें उठाई, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, तो पता चला कि जो ब्लास्ट हुआ है वो म्यूजिक सिस्टम के थ्रू हुआ है। अब पुलिस के लिए और अजीब बात कि छत्तीसगढ़ के एक दूर दराज कबीरधाम जिले के एक छोटे से गांव, और वहाँ एक म्यूजिक सिस्टम से धमाका, इतना दिमाग वाला क्रिमिनल यहाँ कहाँ से आया और ये किसकी सोच हो सकती है। क्योंकि पुलिस की नज़र में ये सारी चीज़ें शहरों में और बड़े बड़े गैंग या डबल उन लोगों का तो ये हो सकता है तरीका, बट यहाँ जहाँ देसी बम चलता है वहाँ पर एक म्यूज़िक सिस्टम के थ्रू धमाका करना, ये थोड़ी सी पुलिस के गले ये बात उतर नहीं रही थी। फिर भी पुलिस ने अब छानबीन की। अब पुलिस ने तमाम पड़ोसियों से पूछताछ की, रिश्तेदारों से पूछताछ की, दूल्हे के फैमिली से पूछताछ की, आपकी दुश्मनी, उन्होंने कहा नहीं। तो फिर हुआ कि ये म्यूज़िक सिस्टम आया कहाँ से। अब तब तक खबर मिल चुकी थी। इस खबर के मिलने के बाद लड़की वाले भी बदहवास, उनके ऊपर और भी पहाड़ टूटा। 3 दिन पहले शादी हुई, 3 दिन के अंदर वो बेचारी विधवा हो गई। वो बदहवास आए। खैर पुलिस ने उनसे पूछताछ की, फिर पूछा कि आपने शादी में इनको गिफ्ट दिया म्यूज़िक सिस्टम।
घर वालों ने कहा नहीं, हमने तो कोई म्यूज़िक सिस्टम नहीं दिया, और हमें जो कुछ देना था दे दिया, लेकिन हमने म्यूज़िक सिस्टम नहीं दिया। अब पुलिस यहाँ और चौंकी। इसके बाद फिर मेहमानों की लिस्ट निकाली गई कि कौन कौन ऐसे मेहमान आए थे जिन्होंने क्या क्या गिफ्ट दिया। क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया कि गांव में या ऐसी जगहों पे बहुत सारी बिरादरियों में आज भी है कि शादी में या किसी और मौके पर, इवन बर्थडे में, सगाई में, अगर कोई किसी को गिफ्ट देता है तो बाकायदा उसके नाम लिस्ट नोट करते हैं, क्योंकि कल को वापस उनके परिवार में ऐसा कोई फंक्शन हो तो आप लौटा सके। तो तमाम मेहमानों की लिस्ट निकाली गई, उन तमाम लोगों से पूछताछ हुई, पता चला किसी ने म्यूज़िक सिस्टम नहीं दिया। अब म्यूज़िक सिस्टम एक पहेली बन गई कि म्यूज़िक सिस्टम से धमाका हुआ, इस घर में आया और म्यूज़िक सिस्टम तोहफे के तौर पर आया हुआ है, लेकिन कोई भी सामने आकर ये बता नहीं रहा कि म्यूज़िक सिस्टम दिया किसने। अब पुलिस भी यहाँ पे बड़ी अजीब कि ये क्या बात है कि कोई तोहफा देता है और सामने भी नहीं आ रहा है। अब इत्तेफाक से उस म्यूज़िक सिस्टम जिस कार्टून में रखा हुआ था वो भी जल गया और बाकी चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी उसमें एक जगह वो बच गया जिससे ये पता चला कि ये म्यूज़िक सिस्टम किस शॉप से ख़रीदा गया था। उसका बाकायदा पता था। कंपनी तो सोनी थी, लेकिन जो शॉप था उसका नाम और उसमें पता था, और वो मध्य प्रदेश के एक दुकान से ख़रीदा गया था, इलेक्ट्रॉनिक शॉप से। अब पुलिस उस पते पर पहुंचती है, जाकर पूछती है कि ये आपका एक म्यूज़िक सिस्टम है और आपने इसे बेचा है, किसको बेचा है कुछ पता है? दुकानदार सारी चीज़ें निकालता है, डिटेल निकालता है, चूँकि उसकी वारंटी गारंटी सब होती है। दुकानदार चेक करके बताता है, जी ये म्यूज़िक सिस्टम 30 मार्च को हमारे यहाँ से ख़रीदा गया था, और जिसको इसने ख़रीदा था उस शख्स का नाम है सरजू मरकाम, 29 साल का एक नौजवान। अब पुलिस ने कहा ये सरजू मरकाम कौन है? गेस्ट की लिस्ट में देखा कहीं कोई नाम नहीं है। फिर पुलिस वापस जाती है, परिवार से बात करती है, रिश्तेदारों से बात करती है। लड़के वाले भी कोई नहीं जानते थे, जो हेमेंद्र या उसके परिवार वाले, कि ये सरजू मरकाम कोई शख्स है। अब कोई म्यूज़िक सिस्टम दे रहा तो अनजान तो होगा नहीं, बेहद करीबी होगा, या तो दोस्त होगा करीबी, या रिश्तेदार होगा करीबी जो आपको ज़्यादा मानता हो, तभी आदमी ऐसे महंगे तोहफे देते हैं जानने वालों को, अनजान को तो कोई देगा नहीं। तो अब यहाँ पे चौंकने की फिर बारी पुलिस की थी कि जिस सरजू मरकाम ने ये गिफ्ट खरीदा उसका नाम कहीं गेस्ट लिस्ट में नहीं है, उसने कहीं तोहफे में वाले में भी लिस्ट में नहीं है। फिर पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने कहा चलो लड़की वालों की तरफ से, चूँकि सारे तोहफे लड़की के घर की तरफ से आए थे, तो अब लड़की के घर वालों से तफ्तीश करते हैं। अब पुलिस ने लड़की के घर वालों से पूछताछ शुरू की। जब लड़की के घर वालों से पूछताछ शुरू की तो सरजू मरकाम का नाम उनकी ज़ुबान पर आ गया। फिर उन्होंने बताया कि सरजू मरकाम, जिस लड़की से हेमेंद्र की शादी हुई है, शादी से पहले सरजू मरकाम और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। हालांकि सरजू मरकाम खुद शादीशुदा, उसके 2 बच्चे, लेकिन फिर भी उन दोनों का रिश्ता था। सरजू मरकाम उस लड़की से शादी करना चाहता था। सरजू मरकाम के घर वाले भी इस रिश्ते पे कोई आपत्ति नहीं थी कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी। किसी बात पे झगड़ा हुआ। अब शादी नहीं करना चाहती थी, इस दौरान में लड़की के घर वालों ने हेमेंद्र मेरावी के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया और वो खुशी खुशी शादी के लिए राज़ी हो गई। ये बात सरजू मरकाम को पता चली। उसने फिर लड़की को समझाया, डराया, धमकाया कि तुम मुझसे शादी करो। उसने साफ मना कर दिया, झगड़ा भी हो गया। अब इसके बाद शादी की तारीख 31 मार्च फिक्स हो गई। अब सरजू मरकाम ने कहा कि वो क्या करे। तो ये जब रिश्ते की बात आई और इन दोनों के बीच के कि पुराना रिश्ता था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो पुलिस को थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आई। तो अब घर वालों के इस इकरार के बाद अब सरजू मरकाम की तलाश शुरू हुई। सरजू मरकाम उसी गांव का था, लेकिन उस गांव में उस वक्त था नहीं, अंजना गांव में। तो पता चला कि वो कहीं बाहर नौकरी करता है, वहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर। पुलिस की एक टीम उस जगह पे जाती है। आखिरकार तलाश के बाद सरजू पुलिस के हाथ लग जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर वापस लेकर छत्तीसगढ़ आती है, इसी कबीरधाम जिले के उस गांव में। अब वहाँ लाने के बाद अब सरजू से पूछताछ होती है। तब सरजू कहानी सुनाता है। आधी कहानी वही थी जो लड़की के घर वालों की थी कि मैं उससे प्यार करता था, मैं उससे शादी करना चाहता था। मेरी पहली पत्नी और परिवार वालों को भी आपत्ति नहीं थी, वो भी तैयार हो गए थे, मान गए थे, तो अब कोई अड़चन नहीं थी। लेकिन लड़की ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने उसे काफ़ी समझाया, वो नहीं मानी और इसके बाद उसकी शादी तय हो गई। जब मुझे लगा कि उसकी शादी तय हो गई है तो फिर मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसा करूं क्या, तो फिर उसके दूल्हे को मार दूं ताकि वो विधवा हो जाए और फिर मुझसे शादी कर ले। और गुस्सा ये भी था कि अगर इसमें हो तो दोनों ही मर जाए। लेकिन पुलिस ने पूछा कि तुम मारना किससे चाहते थे? तब उसने बताया, पहले ये था कि दूल्हा और दुल्हन आमतौर पर जब तोहफे खोलते हैं, गिफ्ट्स पैक, तो साथ होते हैं। उसने कहा नहीं, मैं सिर्फ दूल्हा को मरना चाहता था।
दुल्हन को नहीं। पहले यह था दोनों को मारना चाहते थे। तो उसने कहा तुम्हें कैसे मालूम कि ये दुल्हन, अगर तुम कोई बॉम्ब भेज रहे हो तो दूल्हा ही मरेगा, दुल्हन नहीं मरेगी। और ये बॉम्ब का आइडिया आया कहाँ से? सरजू ने बताया कि वो करीब 8-9 साल पहले मध्य प्रदेश के ही एक खदान में काम किया करता था, एक माइनिंग में। और माइनिंग में अक्सर पहाड़ या बाकी चीज़ें बारूद से उड़ाया जाता है। तो वहाँ उसे मालूम था, ये तरीका मालूम था कि बारूद का इस्तेमाल कैसे होता है। तो जिस माइनिंग में वो काम किया करता था, जिस खदान में, वहाँ इस तरह की पहाड़ियों को उड़ाने के लिए बारूद से अमोनियम नाइट्रेट, पेट्रोल, सुतली, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ करता था। तो इससे कुछ इसकी जानकारी थी। इसने कहा कि मैं चूँकि वहाँ काम कर चुका हूँ, मुझे सारी जानकारी थी। इधर शादी तय हो गई तो इसने कहा कि अब दूल्हे को रास्ते से हटाना ताकि वो लड़की वापस मेरी ज़िंदगी में आ जाए। ये वापस उसी माइनिंग में जाता है और वहाँ से ये अमोनियम नाइट्रेट चुराता है। अमोनियम नाइट्रेट चोरी करने के बाद करीब ½ kg लेकर आता है। फिर उसके बाद बाकी बारूद मिलाता है और उसे मालूम था कि ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं। और कुल मिलाकर 2 किलो का एक बॉम्ब बनाता है। बॉम्ब बना लिया। अब इस बॉम्ब को वहाँ तक पहुँचाना है, ये काम कैसे हो? इसने कहा फिर इसके पास आइडिया था, वो ये कि एक म्यूज़िक सिस्टम खरीदेंगे, उसके अंदर इस बॉम्ब को फिट करेंगे और उसके अंदर इस तरह से वो रिमोट और सारी चीज़ें रखेंगे कि जैसे ही इस म्यूज़िक सिस्टम को कोई ऑन करेगा ये ब्लास्ट हो जाएगा। अब उसने म्यूज़िक सिस्टम में 2 किलो बारूद भरा। उसके बाद इस तरीके से उसने सारी चीज़ें की कि ऑन होते ही धमाका हो जाएगा। अब इस बारूद से भरे म्यूज़िक सिस्टम को उसने कार्टून में वापस पैक किया और उसके ऊपर रैपर लगाए जो शादियों में तोहफे में दिया जाता है, जिस तरीके वो सारी चीज़ें लिखी। अब ये है कि ये देगा और लोग पहचान जाएंगे कि उसी ने दिया था तो पकड़ा जाएगा हादसे के बाद। तो उसने यहाँ भी होशियारी की। ये 31 मार्च की दोपहर की शादी थी। वहाँ गया और वहाँ जाने के बाद वहाँ शादी में बहुत सारे भीड़, बच्चे सब कुछ थे। उसने एक बच्चे को बुलाया। उसने देखा कि जो लोग आ रहे हैं वो गिफ्ट जो है एक तरफ मंडप के साइड में रखा जा रहा है। उसने एक बच्चे को कहा कि ये गिफ्ट है, ये तू मंडप के पास साइड में रख दे। उसने वहाँ तक देखना शुरू किया कि बच्चा सही जगह लेके जा रहा है। जब उसने देखा कि मंडप के तमाम बाकी तोहफों के साथ उसका तोहफा रख दिया गया, तब वो वहाँ से निकल गया। इसके बाद बारात जब लौटी तो दूल्हा अपने साथ ये तमाम तोहफे लेकर आया। अब यहाँ सवाल ये था कि अगर ये स्विच ऑन होगा तो दुल्हन ही बचेगी, ऐसा कैसे? तब उसने कहा कि दोनों सूरत थी। मुझे मालूम था कि दुल्हन भी मर सकती है, पर मुझे अफसोस नहीं होता क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद ये थी कि वो नहीं मरेगी, दूल्हा मरेगा। उसने पूछा कैसे? पुलिस ने। तो फिर उसने उसी रस्म की बात बताई। उसने कहा कि आमतौर पर जब ये बारात लौटती है तो सब थके हुए होते हैं और ऐसे कई बारात मैंने देखे हैं। तो उस दिन कोई कुछ करता नहीं कि आप गिफ्ट खोल रहे हैं, मेहमान भी घर पे होते हैं। और अगले दिन दुल्हन को वापस अपने मायके लौटना था रस्म के हिसाब से। तो जब वो वापस मायके लौट आती, तोहफा तभी खोलते वो लोग। तो इसका मतलब है दुल्हन वहाँ नहीं होती तो वो बच जाती। और जो उसने अंदाज़ा लगाया था वही हुआ। 31 मार्च की शादी हुई। इसके बाद 2 अप्रैल को दुल्हन अपने घर लौट आई। 3 अप्रैल की सुबह करीब 10:30 बजे ये तोहफा खोला गया और धमाका हो गया। तो उसने जो अंदाज़ा लगाया था वही हुआ। और अफसोस की बात यह कि इस धमाके में दूल्हा और उसके भाई की मौत हो गई। भांजे समेत 6 लोग अभी जख्मी हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। सरजू मरकाम को पुलिस ने पकड़ लिया। इससे पहले भी ऐसे कुछ हादसे हो चुके हैं, बल्कि 1-2 मैंने तो आपको पार्सल बम और उसकी कहानी सुनाई थी। लेकिन इसी मध्य प्रदेश में 2018 में एक डाक विभाग का बर्खास्त कर्मचारी था जिसके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगा था। तो उसने रेडियो बम कुरियर किया था और जिससे मध्य प्रदेश के सागर में एक शख्स की मौत हो गई थी। इसके अलावा ओडिशा के ही एक जगह है पाटनगढ़ या पटनागढ़, वहाँ पे एक सेम इसी तरीके से एक दूल्हे और दादी को गिफ्ट में बम भेजकर फेंका गया था और उन्होंने जैसे ही खोला धागा वो ब्लास्ट हो गया था। तो इससे पहले भी ऐसी चीज़ें हुई थी वहाँ पर। लेकिन ये म्यूज़िक सिस्टम में बॉम्ब भेजकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को वापस लाने की ये कोशिश, ये बेहद अजीब थी। तो कहानी में फिलहाल इतना ही। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी एक ऐसी सीरियल किलर की है जिसकी सच्चाई जब उस वक्त उस दौर में सामने आई तो सिर्फ वो देश नहीं बल्कि दुनिया का हर देश, जहां जहां तक ये खबर पहुंची, हर कोई सन्न रह गया, सहम उठा। ये सोच कर कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है, खासतौर पर एक महिला। क्योंकि महिलाओं के बारे में हम सब की राय यही है कि वो बहुत संवेदनशील होती हैं, जज्बात उनमें मर्दों के मुकाबले ज़्यादा होता है, ममता ज़्यादा होती है। और एक महिला जो खुद माँ है, क्या वो ऐसा कर सकती है?
और फिर आगे चलकर उस महिला के साथ क्या होता है। 4 अप्रैल 1896, 4 अप्रैल 1896 की तारीख थी। लंदन में बहुत ही मशहूर थेम्स नदी है। इस नदी में उस दौर में बहुत सारे लोग, बहुत सारे मछुआरे मछली पकड़ने जाया करते थे। ऐसे ही एक मछुआरा 4 अप्रैल 1896 को थेम्स नदी में मछली पकड़ रहा था। जाल उसने बिछा रखा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि जाल में कोई चीज आकर फंसी है। उसे लगा कि मछली होगी और क्या होगा, लेकिन जब उसने जाल बाहर निकाला तो हैरान था। उस जाल के अंदर एक पैकेट फंसा हुआ था और वो पूरा पैकेट एक टेप से बंधा हुआ था। उसने बड़ी जिज्ञासा बस उस टेप पैकेट को बाहर निकाला। किनारे जाकर उसने टेप हटाया, पैकेट को खोला। जैसे ही पैकेट खोला उसकी चीखें निकल गई। मुश्किल से 1 साल भर की किसी बच्ची की लाश थी उस पैकेट के अंदर, और लाश भी बड़ी अजीब तरीके से थी। उस लाश को पहले तो टेप के साथ पैक किया गया। उसके गले पर टेप इस तरीके से बंधा हुआ था कि, और जितनी टाइट कि वो आराम से 1 साल की भी बच्ची नहीं होगी कि वो कुछ समझ पाए और फिर वो उस टेप को हटाए, उससे आज़ाद हो और सांसें ले सके। तो उसके गले में टेप, नाक के ऊपर टेप, मतलब सांस लेने का कोई जरिया छोड़ा ही नहीं। अब जब वो देखा दंग रह गया। उसने फौरन पुलिस को खबर दी कि ये मामला, जिस तरीके से पैकेट मिला था वो हादसा नहीं था कि कोई बच्ची यूं नदी में डूब कर मर गई, बल्कि जिस तरीके से उस पैकेट को बनाया गया, उसे पैक किया गया और उसके अंदर एक लाश रखी गई, वो साफ साफ इशारा कर रही थी कि मामला कत्ल का है। मछुआरे ने पुलिस को इतला दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने उस लाश को अपने कब्जे में लिया, उस पैकेट को अपने कब्जे में लिया। अब पुलिस तलाश कर रही है कि इस लाश के साथ कोई सुराग मिले। ऊपरी नजर में कोई ऐसा सुराग या कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दी। थोड़ी देर के बाद अब पुलिस ने सारे टेप को हटाना शुरू किया। जो गले का टेप था, जब पुलिस ने उसको हटाया तो उस टेप के अंदर ही लपेट कर एक कागज का टुकड़ा मिला, जो टेप के अंदर टेप के साथ अटैच था, और उस पर एक बच्ची का नाम लिखा हुआ था। पुलिस ने उस टेप को देखा तो उसे बड़ी हैरत हुई कि मतलब जिसने भी कत्ल किया है वो इस बच्ची की आइडेंटिटी नहीं छुपा रहा, बल्कि नाम भी लिख रहा है। अब ऐसा कौन हो सकता है? अब उस नाम को लेकर पुलिस ने शहर भर में खोज शुरू की कि ऐसी बच्ची कौन है, कहीं कोई रिपोर्ट लिखाई हो, किसी की बच्ची गायब हो। कोई फायदा नहीं, कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान अब पुलिस इसकी तफ्तीश करती रही। अब वो जिस तरीके से बच्ची थी, पुलिस ने उस खास तौर पर ऐसे बहुत सारे जो चिल्ड्रन होम होते हैं उनसे भी कांटेक्ट किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब बच्ची की लाश मिली थी। पुलिस ने कहा कि इस थेम्स नदी में शायद कुछ और, या थेम्स नदी में कुछ और सुराग मिले। अब पुलिस की टीम का सारा जोर उसी थेम्स नदी पर था। पुलिस ने बहुत सारे मछुआरे, अपने डाइवर, इन सबको लगाया और थेम्स नदी की अब एक तरह से बहुत बड़ा एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो लाशें निकलनी शुरू हो गई, कहीं आगे, कहीं पीछे, कहीं किनारे में फंसी हुई, कहीं नीचे फंसा हुआ। एक एक कर कई दिन लग गए और पुलिस को करीब 50 बच्चों की लाशें थेम्स नदी के अंदर से मिली। और ये सारे वो बच्चे थे जिनकी उम्र मुश्किल से साल भर के अंदर की थी। कुछ 6 महीने, कुछ 9 महीने, कुछ 12 महीने के करीब। और सबसे हैरत की बात थी कि हर लाश का पैकेट एक जैसा था। सभी लाश के पैकेट को टेप से बांधा गया। हर बच्चे की लाश के गर्दन पर टेप, हर बच्चे की लाश पर के नाक पर टेप, और उन टेप के अंदर उसी तरीके से हर बच्चे का नाम। अब जब ये चीजें सारी पुलिस ने देखी तो लगा कि ये किसी एक का काम है और किसी सीरियल किलर का काम है। लेकिन कोई सीरियल किलर सिर्फ बच्चों को क्यों निशाना बना रहा है, वो भी इतने छोटे बच्चों को, और उन्हें मार रहा है और उनके नाम भी लिख रहा है। और इस टेप से बांधने का मतलब क्या है? जिस तरह का ये टेप था, ये मेडिकल पेशे में यूज हुआ करता था, लेकिन और कोई सुराग, अता पता कुछ मिल नहीं रहा है। अब पुलिस ने कहा कि मेडिकल पेशे से जुड़ा हुआ ये टेप जो है ज़्यादातर लोग, नर्स और बाकी सब नर्सिंग स्टाफ यूज करते हैं। तो एक एक करके तमाम टटोलना शुरू किया गया। फिर ये शुरू हुआ कि कहीं से शायद किसी चिल्ड्रन होम या कहीं और से ऐसी कोई जानकारी मिले, लेकिन कोई सुराग नहीं। इधर 50 लाशें मिल चुकी थी। 50 लाशों के बाद अब पुलिस को लगा कि ये मामला बड़ा है, थेम्स नदी बहुत बड़ी, और जिस तरीके से लाशें मिल रही थी ऐसा लग रहा था लाशों की तादाद और हो सकती है। तो बहुत दूर तक सर्च किया गया, दूर में भी कई लाशें मिली। अब सारी चीजें पुलिस के सामने थी। लाशों का अंबार था, बच्चों की लाशें थी,
अब पुलिस को समझ नहीं आता कि ये कोई क्यों बच्चों को इस तरह से शहर में मारता फिर रहा है और उन्हें इस तरह से नदी में फेंक रहा है। पर एक चीज क्लियर थी, और वो ये कि ये काम किसी सीरियल किलर अब पुलिस मान चुकी थी ये काम किसी सीरियल किलर का है। लेकिन कौन हो सकता है? सबूत कुछ नहीं, सुराग कोई नहीं, लाशों का अंबार। इसी दौरान में ढूंढते ढूंढते, और चूंकि एक टेप मिल रहा था जो जिस तरीके से बच्चों की लाशों को उसमें लपेट कर और बांध कर और गले में टाइट करके उसको बांधा गया था, तो पुलिस को ये डाउट था कि ये किसी मेडिकल के पेशे से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। अब पुलिस ने पुरानी केस खंगालने शुरू की। खंगालते खंगालते अचानक पुलिस की नजर एक केस पर पड़ी। अमेलिया डायर नाम की एक महिला जो एक जमाने में नर्सिंग स्टाफ हुआ करती थी, तो इस केस पर नजर इसलिए पड़ी कि अमेलिया डायर को 6 महीने की जेल हुई थी एक वक्त में, और उस जेल की वजह भी बच्चों की मौत थी। अब पुलिस को लगा कि अमेलिया डायर को ढूंढना चाहिए। पुलिस की टीम लग गई अमेलिया डायर का, लेकिन इधर कई सालों से कोई सुराग नहीं था। ढूंढते ढूंढते आखिर मुखबिर के जरिए एक एड्रेस पुलिस के हाथ लगता है कि अमेलिया डायर यहां मिल सकती है। अब पुलिस उस बताए हुए पते पर उस घर में दाखिल होती है। जब पुलिस घर में दाखिल होती है तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती। अंदर सैकड़ों बच्चों के कपड़े पड़े हुए थे। बच्चों के कपड़े, वैसे ही वो जो टेप था वो बहुत बड़ी तादाद में वहां पे टेप रखे हुए हैं, और साथ में बच्चों के अलग अलग जो वैक्सीन दिए जाते हैं उनके पेपरों के भी अंबार थे। जब बच्चा पैदा होता है अलग अलग तरह की वैक्सीन दी जाती है। तब एक घर में बच्चों के इतने कपड़े, वैक्सीनेशन के इतने पेपर, सेम वही टेप, ये इशारा कर रहे थे कि पुलिस सही जगह पर पहुंची है और अमेलिया डायर ही इसके पीछे हो सकती है। लेकिन अमेलिया डायर गायब थी। पुलिस ने जाल बिछाया, मुखबिरों के जरिए फिर अमेलिया डायर का सुराग मिला। अमेलिया डायर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू हुई। अब अमेलिया डायर कौन है और इस कहानी में उसकी एंट्री कैसे होती है? तब अमेलिया डायर ने सबसे पहले अपनी पूरी कहानी सुनाई। 1837 में अमेलिया डायर का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। 5 भाई बहन में वो सबसे छोटी थी। मां की मानसिक हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए परवरिश ठीक से नहीं हुई। लेकिन वो अपनी आंटी के घर में उसने परवरिश पाई, बड़ी हुई। जब वो 24 साल की थी तब उसकी शादी एक 59 साल के शख्स से कर दी गई, और वो से लगभग 3 गुना था। उस शादी से एक बच्चा पैदा हुआ। इसी दौरान शादी के बाद अमेलिया ने, चूंकि हस्बैंड उसे बहुत प्यार करता था, उससे कहा कि तुम अकेले बोर होती हो, कुछ सीखो। तो उसने नर्सिंग के कोर्स किए और नर्सिंग का काम करने लगी। लेकिन फिर एक बेटी पैदा हुई तो अब वक्त नहीं था, बेटी की भी देखभाल थी, उसने नर्सिंग का काम छोड़ दिया। अभी तक ठीक चल रहा था, पति कमा रहा था, लेकिन अचानक करीब शादी के 5 साल के बाद अमेलिया के हस्बैंड की मौत हो जाती है। वैसे भी उम्र उसकी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी उसकी मौत हो गई। अब मौत हो गई तो बच्चे की जिम्मेदारी आ गई अमेलिया के ऊपर, और कोई सहारा नहीं, काम करती नहीं थी। अब उसे मजबूरन ये लगा कि काम करना पड़ेगा। लेकिन फिर तभी घर वालों ने कहा और एक और शख्स से उसकी मुलाकात हुई और उसने उससे दूसरी शादी कर दी। लेकिन अमेलिया की दूसरी शादी जमी नहीं और फिर ये हस्बैंड वाइफ दोनों अलग हो गए। कुछ वक्त के बाद अमेलिया ने तीसरी शादी की। तीसरी शादी भी जमी नहीं, लेकिन उससे पहले 2 बच्चे और पैदा हो गए। तो अमेलिया के कुल 3 बच्चे थे, पहले पति से 1 और तीसरे पति से 2। अब तीसरा पति भी है, उसके साथ बना नहीं, डिवोर्स हो गया, दोनों अलग हो गए। अब जब अलग हो गए तो अमेलिया के ऊपर अब 3 बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी आ गई। उसने कहा अब क्या करे। उसने कुछ दिन तक नर्सिंग की नौकरी फिर से ज्वाइन की और उसे लगा कि अब इससे घर जो है वो ठीक ठाक चलने लगेगा। नर्सिंग के दौरान ही उसे एक चीज पता ये चला कि उस वक्त इंग्लैंड में एक कल्चर था, आज भी इसको अलग नाम से पूरी दुनिया में यह है, बेबी फार्मिंग। एक फार्मिंग होती है, अलग अलग खेती बाड़ी या बहुत सारी चीजें। यहां बेबी फार्मिंग एक कल्चर हुआ करता था। बेबी फार्मिंग ये था कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें औलाद नहीं चाहिए, लेकिन औलाद हो गई। अब वो उसे पालना पोसना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि ये एक तरह का बोझ है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी कानूनी औलाद नहीं है, एक लड़का लड़की में प्यार हुआ, बच्चा हो गया, अब वो कैसे समाज के सामने लाए। तो उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं थी जो बेबी फार्मिंग किया करती थी। मतलब उनका मकसद ये था कि ऐसे लोग जो अपने बच्चों को पालना नहीं चाहते हैं वो यहाँ लाकर बेबी फार्मिंग सेंटर में दे दे और बदले में वो उन्हें पैसे देंगे उसके पालन पोषण के लिए।
जैसे बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन होम होते हैं, या अपने यहाँ जैसे ओल्ड एज होम होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके लिए ही बोझ लगते हैं और अपने माँ बाप को ले जाकर किसी ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं और वहाँ पैसे देते हैं। तो ऐसे ये बच्चों के लिए था बेबी फार्मिंग। अब बेबी फार्मिंग दो तरह का था, एक टेम्पररी और एक परमानेंट। टेम्पररी मतलब ये कि किसी का बच्चा हुआ और उसे अभी लगता है कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है, ट्रैवल करना है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बेबी फार्मिंग सेंटर में ले जाकर बच्चे को दे दिया और कहा कि आप 3 महीना 6 महीना 1 साल इसको रखिए, उसके बाद हम अपने बच्चे को वापस ले जाएंगे। और उसके बदले में उनके खाने पीने, उनके देखभाल के लिए पैसे अच्छे खासे दिए जाते थे। तो अमेलिया को भी बेबी फार्मिंग के बारे में पता चला। उसने कहा ये ठीक है, मेरे भी 3 बच्चे हैं, बाकी बच्चे रखेंगे, उनके जरिए पैसे मिलेंगे उनके पेरेंट्स से, तो अपना घर भी चलेगा। अब उसने एक बेबी फार्मिंग खोल लिया। जब बेबी फार्मिंग खोला तो बहुत सारे लोग आए और अपने जो बच्चे पैदा होते वो हवाले कर देते, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीने के बच्चे, 8 महीने के बच्चे। टेम्पररी था ये, शर्त ये थी कि 6 महीना 9 महीना 1 साल में वापस ले जाएंगे। अब अमेलिया ने उन बच्चों को बेबी फार्मिंग में पालना पोसना शुरू किया, बदले में उसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, हर बच्चे के माँ बाप दे रहे थे। शुरुआत में तो उसने सब कुछ ठीक किया, अपने 3 बच्चों के साथ बाकी बच्चों को ही पालना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे फिर उसके मन में लालच आ गई। उसने कहा कि ये माँ बाप तो देखने आ नहीं रहे, तो उनके बच्चों को ज़रूरी थोड़ी है कि हर वक्त दूध दूँ या खाना दूँ, अच्छे कपड़े पहनाऊँ। अब उसने उन बच्चों का निवाला एक तरह से छीनना शुरू कर दिया, पैसे अपने और अपने बच्चों पे खर्च करने लगी, और वो बच्चे जो उसके पास रख कर गए थे उसको उसने भूखा रखना शुरू कर दिया। खाने पीने इन सब चीज़ों से उसने पैसे बचाने शुरू किए। अब बच्चे तो बच्चे हैं, भूख लगेगी, उसने उन्हें दिया नहीं। ऐसे में कुछ बच्चे बीमार पड़े और कुछ बच्चों की मौत हो गई। ऐसी एक बच्चे की मौत हुई। जब मौत हुई तो उसकी फैमिली ठीक थी, वो कहीं बाहर थी, इसलिए मजबूरी में अपने बच्चे को वो दे कर गई थी। तो जब वो आई और उसने पता चला कि उसकी बच्ची की मौत हो गई, उसे कुछ डाउट हुआ, उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस में जब कंप्लेंट की और पुलिस ने जांच की तो फिर मेडिकल रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें हैं, और उसमें पता चला कि अमेलिया की लापरवाही से उस बच्ची की मौत हुई है। उसकी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई थी उस बच्चे की कि जैसे जिसको आप लंबे वक्त तक खाना ना दो, दूध ना दो, तो फिर वो कैसा हो जाएगा। तो उस बच्ची के बाप के इस केस के बाद पुलिस ने जांच की और अमेलिया को दोषी पाया। इसके बाद गिरफ्तार कर लिया, अदालत में पेश किया, लेकिन अदालत ने उसको गिरफ्तार के बाद जेल तो भेजा, लेकिन 6 महीने बाद फिर फैसला आया कि कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि अमेलिया ने जानबूझकर बच्चों को भूखा रखा है। लापरवाही हो सकती, कई सारे बच्चे एक साथ हैं, लेकिन इंटेंशनली भूखा रखकर मारना यह मामला अदालत में साबित नहीं हुआ। तो 6 महीने के बाद अदालत ने अमेलिया को रिहा कर दिया। अब अमेलिया 6 महीने के बाद रिहा हो जाती है। रिहाई के बाद वो फिर बाहर आती है। अब उसे लगता है कि पहली चीज कि ये जो बेबी फार्मिंग है, ये अगर मैं टेम्पररी वाला करूंगी तो बच्चे को कभी ना कभी तो उसके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो लेने आएंगे 6 महीने बाद या साल भर बाद। तो एक दूसरा था वहां पर, एक परमानेंट बेबी फार्मिंग, मतलब एक बार लाकर बेबी सेंटर में, उस बेबी फार्मिंग सेंटर में अपने बच्चे को कोई दे जाए तो इस शर्त के साथ कि अब हमें इसे कभी नहीं लेंगे वापस, आप चाहो तो इसको रखो, पालो पोसो यहाँ, और या फिर आप किसी जरूरतमंद को जिनकी औलाद नहीं उनको आप गोद दे दो। तो इसमें एक चीज सही थी अमेलिया के लिए, वो ये कि एक बार अगर उसने परमानेंट बेबी फार्मिंग के तौर पर बच्चे को लिया तो फिर दोबारा उसके पेरेंट्स कभी इधर आएंगे नहीं, ना देखेंगे कि उनके साथ क्या हुआ, और वो बता सकती है कि किसी भी जरूरतमंद को गोद दे दिया। और उसमें एक रूल भी होता है कि आप बताएंगे नहीं किसने गोद लिया, किसको दिया, तो उसका काम आसान हो जाएगा और उसकी फीस भी मोटी थी। अमेलिया ने कहा ये ठीक है, लेकिन अब इधर वो गिरफ्तार हो चुकी थी, एक बच्ची की मौत हुई है और उसकी जिम्मेदारी उस पर आई, तो उसने कहा कि अब वो अमेलिया डायर के नाम पर तो ये काम नहीं कर सकती। इसके बाद उसने अपना नाम बदलना शुरू किया। नाम बदल बदल कर उसने उस वक्त अखबारों में ऐड दिया और उसने कहा कि हम बेबी फार्मिंग परमानेंट सेंटर चला रहे हैं। विज्ञापन से असर हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग थे ही जो अपने बच्चों से छुटकारा पाना चाहते थे। अब वो अमेलिया के इस बेबी फार्मिंग सेंटर में अपने बच्चों को लाकर छोड़ने लगे, और एक मुश्त चूंकि छोड़ना था तो मोटी मोटी रकम फीस भी देने लगे। अब अमेलिया तो मालूम था कि उसे करना क्या, उसे मालूम था एक बार बच्चे मिल गया, पलट कर कोई आएगा देखेगा नहीं। पहले वो बच्चों को भूखा रखकर मारती थी, अब उसने ऐसा सिलसिला शुरू किया कि जैसे सुबह कोई बच्चा देकर गया, वो शाम को उसका गला घोट देती, वही गले में टेप लगाकर, और टेप इतना टाइट बांधती कि उसकी सांसें रुक जाती, उसके नाक पर टेप बांध देती, और उसके बाद उसी टेप के बीच में एक उसका नाम लिखती, और फिर उसे एक पॉलीथिन में पैक करती, पॉलीथिन को भी टेप से लपेट देती,
और ले जाकर थेम्स नदी में फेंक देती। कई बार उसे लगा कि बाहर रोज रोज या हर हफ्ते इस तरह से पैकेट लेकर निकली तो शक ना हो, तो वो जहाँ रहती उसके आसपास का सुनसान इलाका था बहुत सारा, वो वहाँ किसी सुनसान जब होता शाम या रात का वक्त, वहाँ छोटा सा गड्ढा खोदती और ले जाकर उस पैकेट को उसी में दफन कर देती। उसने इस तरीके से जितने बच्चे आते गए उन सबको मारना शुरू किया और इसी तरीके से फेंकना शुरू किया। अब जब पुलिस ने उससे पूछा कि ये बताओ तुम टेप पे नाम क्यों लिखा करती थी, तो उसने कहा मैं इसलिए लिखा करती थी नाम ताकि एक तो याद रहे कि किस किस को मारा है, दूसरा कभी कोई पेरेंट्स आ जाए और पूछे बच्ची कहाँ है तो उसे ये पता हो। अच्छा वो सारे बच्चों को नहीं मारती थी, अगर सपोज उसके पास 20 है 15 है तो उनमें से 5-7 और जैसे जैसे आते जाते फिर उसमें से पुराने बच्चों को मारती, फिर नए को मारती, फिर वो मिक्स एंड मैच एक तरह से था। तो ये था कि अगर कोई आए तो उसे फिर ये पता चले कि वो इनमें से हैं या जिसने उसे मार दिया वो है, तो बाकायदा लिस्ट बनाती थी। 50 से ज्यादा लाशें थेम्स नदी से पुलिस ने बरामद की थी। अब अमेलिया डायर से पूरी जब बातचीत हुई तब उसने बताया कि हाँ कबूल किया और उसने कहा कि मेरे लिए मेरी अपनी ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए, 3 बच्चों को पालने के लिए पैसे बहुत ज़रूरी थे और इसीलिए मैंने ये काम किया क्योंकि मुझे लगा ये सबसे सेफ काम है। यहाँ वो लोग जो अपनी ही औलाद जिनके लिए बोझ हैं और जो कभी परमानेंट बेबी फार्मिंग कर रहे हैं, परमानेंट यानी कि यहाँ छोड़ कर जा रहे हैं, वो पलट कर नहीं आएंगे, तो फिर वो जिंदा है मर गया है इसकी दुनिया को फिक्र क्या। तो फिर मुझे लगा कि ऐसे बच्चों को जीने का हक नहीं है और इसलिए मैं मार देती थी। पूछा गया कि आप बच्चों को गोद भी दे सकती थी, उसने कहा कुछ बच्चों को दिया लेकिन वो बड़ा लंबा प्रोसीजर था तो मैं उन चक्करों में पड़ना नहीं चाहती थी। इधर बच्चे आए, बच्चे के साथ पैसे आए और उसी वक्त मैं डिसाइड कर लेती थी कि किसको मारना है, कब मारना है। और ये बरसों चला, ये नहीं कि 1 महीना 2 महीना 3 महीने में उसने सारी चीजें कर ली होंगी, ये काम बरसों चला। और जब उसने ये सारे बच्चों को मारने शुरू कर दिए थे, पुलिस ने कुछ किया नहीं, कोई पेरेंट्स सामने आया नहीं, तो फिर उसका हौसला और भी बढ़ा। तो 96 में एक मछुआरे के जरिए थेम्स नदी से पहला पैकेट मिला था बच्चे का और उसके बाद ये खुलासा हुआ, पता चला कि उसने करीब ये 80s में मारना बच्चों को शुरू किया था। तो अगर हिसाब लगा जाए तो उसने करीब 15-16 साल तक नॉन स्टॉप बच्चों को मारा, 15-16 साल। अब जब इतना लंबा अरसा था तो पुलिस को लगा कि 50 से ज्यादा लाशें तो हमने थेम्स नदी में खुद ही बरामद कर ली। कुछ गड्ढों में उसने बताया, यहाँ तक कि जिन जिन जगहों पे दफनाया वो जगह भी उसे पूरी तरह से याद नहीं था। कुछ उसकी निशानदेही पर बच्चों के लाश जरूर मिले। और थेम्स नदी में उसने कहा मैंने ज्यादातर फेंका, और थेम्स नदी बहुत लंबी नदी और 10-15 साल पुरानी बातें, कई लाशें मछलियां खा गई होंगी, कहीं कहीं और चली गई होंगी, तो पूरी लाशें तो मिली नहीं। लेकिन खुद अमेलिया ने ये बताया पुलिस को कि मेरी याददाश्त के हिसाब से मैंने अब तक करीब 400 बच्चों को तो मार रही होगा, 400 चिल्ड्रन। जब ये बात हुई और अदालत के सामने उसने एक्सेप्ट किया तो फिर अदालत के पास भी और कोई चारा नहीं था, उसे सजाए मौत दी गई। 10 जून 1896, 10 जून 1896 को अमेलिया डायर को फांसी पर लटका दिया गया। इतिहास में कहते हैं 400 बच्चों को इस तरह से मारना ऐसी सीरियल किलर की कोई दूसरी मिसाल नहीं है। वो भी 3 बच्चों की एक मां, न मालूम कितने लोगों को मारा। और इनमें से बहुत सारे लोग जिन्होंने बेबी फार्मिंग में अपने बच्चों को छोड़ा था, जब अखबारों के जरिए, मीडिया के जरिए उन तक ये बात पहुंची कि 400 चिल्ड्रन जिन्हें मारा गया, तब उन्हें पहली बार खुद उन लोगों को भी अफसोस हुआ कि उन्होंने क्यों अपने उन बच्चों को खुद से जुदा किया था, क्यों परमानेंट उसकी बेबी फार्मिंग सेंटर में दिया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो इसीलिए इस जुर्म की सजा, हालांकि कायदे से देखें तो मौत भी शायद कम सजा थी, लेकिन इससे ज्यादा कानून दे नहीं सकता था, तो फांसी की सजा अमेलिया को दी गई। कहानी में फिलहाल